बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम प्लांट फिजियोलॉजी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक है, तो मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पायरेशन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और ऐसे कौन से टॉपिक्स होंगे जिसको हमें डिस्कस करना होगा। एक तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्रेब्स साइकिल हो गया, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस की फिर रेगुलेशन हो गई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन हो गया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन हो गया, एनर्जेटिक सॉफ्ट रिस्पायरेशन हो गया। और हमारे पास जितने भी ये सारे टॉपिक्स हैं ये मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पायरेशन के अंदर आते हैं। तो आज के टॉपिक में हम क्या करने जा रहे हैं, आज के टॉपिक में हम जस्ट जो रिस्पायरेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब हमें जो रिस्पायरेशन है इटसेल्फ समझ आ जाएगी तो तब हमारे पास जो उसका मैकेनिज़्म होगा, उसके मैकेनिज़्म के अंदर होने वाले रिएक्शंस होंगे, उसमें होने वाले एंजाइम्स, यूज़ होने वाले एंजाइम्स जो होंगे उनको डिस्कस करेंगे तो हमारे लिए वो आसान हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम इटसेल्फ जो रिस्पायरेशन है उसको देख लेते हैं कि रिस्पायरेशन बेसिकली हमारे पास होती क्या है। ठीक है, ये जो रिस्पायरेशन है ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है। कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए जिसके लास्ट में TION हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये कोई हमारे पास अमल होगा, कोई प्रोसेस होगा। ठीक है, तो हमारे पास रिस्पायरेशन भी क्या है, एक बेसिकली इटसेल्फ एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें होता क्या है, इस प्रोसेस में बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं ना वो इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अब वो जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं वो क्यों हो रहे होते हैं, किस वजह से हो रहे थे, वो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास एनर्जी बनती है। ठीक है, जो एनर्जी होती है फिर जो ऑर्गेनिज्म हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो गए या अदर जो होते हैं, वो उस एनर्जी को अपनी रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया रिस्पायरेशन का प्रोसेस। वो कहते हैं रिस्पायरेशन इज़ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट एनेबल ऑल लिविंग एंटिटीज़ टू सिंथेसाइज एनर्जी रिक्वायर्ड टू सस्टेन। वही बात कर रहे हैं कि हमारे पास इसमें क्या होते हैं, एक चेन होती है। ठीक है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसमें हमारे पास एनर्जी को सिंथेसाइज किया जाता है ताकि वो जो एनर्जी है एनिमल इस्तेमाल कर सकें और अपना जो वो होता है बचाव होता है, बका होती है, अपनी बका कायम रख सकें। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं इट इज़ अ बायोकेमिकल रिएक्शन वेयर इन एयर मूव्स between the external environment and the tissue and cell of the species। हमारे पास इसमें एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें एयर जो होती है, ठीक है, वो मूव करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से टिश्यू की तरफ। ठीक है, इन दोनों के बिटवीन एयर की जो मूवमेंट होती है वो बेसिकली क्या है, रिस्पायरेशन है। इन रिस्पायरेशन इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेक प्लेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है, जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है वो इनहेल होती है, इनके अंदर जाती है, और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिमूव होती है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन जो हमारे पास इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो बेसिकली क्या होता है, वो रिस्पायरेशन होता है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास इसी क्वेश्चन बनता है, हमने कहा है कि जो रिस्पायरेशन होती है उसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिमूव होती है, एक्सहेल होती है, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो इनहेल होती है, इनके अंदर जाती है। तो ये अगर देखा जाए कि सांस जो भी इंसान लेता है वो भी तो सेम ऐसे ही प्रोसेस होता है। तो हम अब ये देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, क्या वो सांस लेते हैं, डू प्लांट्स ब्रीथ, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन का आंसर आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। बेसिकली जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो भी एज अ लाइक जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, वो भी सांस लेते हैं, प्लांट्स भी सांस लेते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स को हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है वो रिक्वायर होती है। ठीक है, जिस तरीके से इंसान है, हम इंसानों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, तो इनको भी सेम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं तो ये सेम ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे होते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो ये फिर इस तरीके से इनका जो रिस्पायरेशन का सिस्टम होता है वो टेक प्लेस कर रहा होता है। वो कहते हैं अनलाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स प्लांट डो नॉट पोजेस एनी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। जैसे हम इंसान हैं, हमारे पास नोज़ है,
ठीक है। माउथ है, इनके जरिए हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। और एनिमल्स हैं तो वो भी इन्हीं के थ्रू मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हो गए उनके पास कोई एक स्पेसिफाई स्ट्रक्चर नहीं होता, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं होता कि जिसके थ्रू वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकें, यानी कि ऑक्सीजन अंदर जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो रिमूव कर सके, ठीक है। फिर होता है क्या है, इसमें हमारे पास जो स्टोमेटा हो गए लीव्स के अंदर, और जो स्टेम है उसमें लेंटिकल्स हो गए, ये सारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं लीव स्टेम एंड प्लांट्स रूट्स रिस्पायर एट आ लो स्पेस कंपेयर टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक हो गया। यानी कि ये हमारे सवाल का जवाब मिल गया कि जो प्लांट्स हैं ये भी सेम सांस लेते हैं जैसे इंसान या ह्यूमंस लेते हैं, ठीक है, या एनिमल्स लेते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं ब्रीथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिस्पायरेशन, कि ब्रीथिंग जो होती है वो रिस्पायरेशन के प्रोसेस से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, ठीक है। फिर वो कहते हैं बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन ब्रीथ विच इज़ अ स्टेप इन्वॉल्व इन रिस्पायरेशन, ठीक है। प्लांट्स टेक पार्ट इन रिस्पायरेशन ऑल थ्रू देयर लाइफ एज द प्लांट सेल नीड्स द एनर्जी टू सर्वाइव। इनको रिस्पायरेशन का प्रोसेस ये करते क्यों हैं, क्योंकि इनको एनर्जी चाहिए होती है सर्वाइवल के लिए, तो फिर इसलिए ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। हाउएवर प्लांट्स ब्रीथ डिफरेंटली थ्रू अ प्रोसेस नोन एज सेलुलर रिस्पायरेशन। जो प्लांट्स होते हैं वो जो सांस लेने का प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है रिस्पायरेशन के प्रोसेस से, और उसको हम नाम देते होते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए प्लांट्स जो है ना सांस लेते हैं, ठीक है। ब्रीथ, अभी हमने क्वेश्चन भी किया था कि प्लांट्स जो है ना वो सांस लेते हैं आया कि नहीं, तो वो जिस प्रोसेस के थ्रू सांस लेते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में, इस प्रोसेस में हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो जनरेट करते हैं ग्लूकोज मालिक्यूल को फूड सिंथेसिस के प्रोसेस में से। फूड सिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है डे टाइम होता है, किसके मौजूदगी में, सनलाइट के मौजूदगी में, ठीक है। और सनलाइट के मौजूदगी में जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और दूसरा हमारे पास वाटर, ठीक है। इनसे फिर क्या बनता है, हमारे पास ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और ग्लूकोज को फिर एज आ फूड मालिक्यूल इस्तेमाल करते होते हैं प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास ग्लूकोज तो प्रिपेयर हो गया फूड सिंथेसिस के ज़रिए, ठीक है। अब इस ग्लूकोज से किस तरीके से एनर्जी हासिल करनी है मज़ीद ताकि वो अपना सर्वाइवल कर सकें, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ये रिस्पायरेशन के अंदर आ जाता है। ऑल प्लांट्स रिस्पायर टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर देयर सेल्स टू बी एक्टिव और अलाइव। उनको एक्टिव या जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, प्लांट्स को, इसलिए वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम में देखें, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स के डायग्राम को समझते हैं। ऑक्सीजन इंटर हो रही है लीव्स में, और देखें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना रिमूव हो रही है। सेम रूट्स में भी ऑक्सीजन इंटर हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना रिमूव हो रही है। ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है कहाँ पे, प्लांट्स में, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, यानी कि जो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है इसमें कहा है कि रिस्पायरेशन होती है। अब देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, होता क्या है उसमें, ठीक है। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इन डिफरेंट प्लांट पार्ट्स सिग्निफिकेंटली लेस एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस, यानी कि इसमें हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है टेक प्लेस होता है। हैंस ईच पार्ट नॉरिश एंड फुलफिल इट्स ओन एनर्जी रिक्वायरमेंट, और जो हर पार्ट होता है, ठीक है, प्लांट्स हो गए और जो स्टेम्स हो गया, वो रूट्स हो गए, वो हर एक जो पार्ट होता है वो फिर उससे रिस्पायरेशन के प्रोसेस से क्या करता है, उसकी जो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो फुल करता है, ठीक है, फुलफिल करता है, ठीक है। Consequently, leaves, stem and roots of plants separately exchange गैसेस। अब वही बात कि उन्होंने कहा था हर पार्ट जो होता है ना अपनी एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करता है, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो लीव स्टेम रूट्स हो गए उनके पास अलग अलग सेपरेट अपने पार्ट्स होते हैं गैस को एक्सचेंज के लिए। इनके रूट्स हो गई तो उनके पास अपने पार्ट्स होंगे जिनके ज़रिए ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। अगर लीव्स हो गए तो स्टोमेटा जैसे उसके अंदर हो गया, स्टेम है तो उसके अंदर लेंटिकल्स होते हैं। इस तरीके से हर पार्ट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए मुख्तलिफ तरह की सरफेस होती है अलग अलग से, ठीक है। लीव्स पोजेस स्टोमेटा टिनी पोर्स, ये जो स्टोमेटा होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू गैस एक्सचेंज होता है कहाँ पे, लीव्स में, ठीक है। द एनर्जी कंज्यूम्ड विया स्टोमेटा इज यूज्ड अप बाय सेल्स इन द लीव्स टू डिसइंटीग्रेट
ग्लूकोज इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वही बात कर रहे हैं जी, जो ऑक्सीजन होती है मतलब इंटर होती है स्टोमेटा के थ्रू, वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है? वो जो ग्लूकोज मालिक्यूल बन गया था, ठीक है, उस ग्लूकोज मालिक्यूल को तोड़ने में इस्तेमाल होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। मैं कन्वर्ट करती हूँ उनको। ये हमारे पास प्रोसेस है किस चीज़ का? रिस्पायरेशन का। कि रिस्पायरेशन होती के इस तरीके से है। अब रिस्पायरेशन इन रूट्स की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए रूट्स हैं और एयर भी प्रेजेंट होती है, वाटर भी है, तो सॉइल भी है। यहाँ डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। वो कहते हैं रूट्स द अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे होता है ना, रूट्स अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का, ठीक है। एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द एयर गैप स्पेसिस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, यानी कि जो एयर गैप्स होते हैं, स्पेसेस होती हैं, उनमें एयर प्रेजेंट होती है, तो वो क्या करते होते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस एयर को, ठीक है। और हवा में क्या होती है? ऑक्सीजन मौजूद होती है, फिर उस हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। हैंस एब्जॉर्ब ऑक्सीजन थ्रू रूट्स इज़ यूटिलाइज्ड टू लिबरेट द ऑक्सीजन दैट इन द फ्यूचर इज़ यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट सॉल्ट एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। इस तरीके से रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है किसमें? रूट्स में। फिर वो कहते हैं वी नो दैट प्लांट पोजेस अ स्पेसिफिक एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड थ्रू फूड सिंथेसिस। मतलब हम सब जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं ना अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं। अपनी खुराक जो होते हैं ना खुद तैयार करने वाले को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स में एबिलिटी नहीं होती, प्लांट्स ये कर सकते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ओनली दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच हैव क्लोरोफिल द ग्रीन प्लांट पार्ट्स। अब फोटोसिंथेसिस के ज़रिए हमने कहा है कि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस होगी कहाँ? उन पार्ट्स में होगी जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। वो क्लोरोफिल जो होता है ना ग्रीन पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। फिर वो कहते हैं फोटोसिंथेसिस इज सो एविडेंट दैट आर टाइम इट सीम्स टू मास्क द रिस्पायरेटरी प्रोसेस इन प्लांट्स। अच्छा, हमारे पास एक कंसेप्ट है कि डे टाइम जो होता है ना लाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और नाइट टाइम जो है ना रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। हम अक्सर ऐसा समझ लेते हैं, लेकिन रिस्पायरेशन जो होती है ना वो दिन को भी हो रही होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती। फोटोसिंथेसिस जो होती है ना बहुत ज़्यादा हो रही होती है। फिर वो क्या करती है, मतलब उससे हम ये समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा जो हो रही होती है, तो हम समझते हैं कि रिस्पायरेशन बिल्कुल हो ही नहीं रही, ठीक है। रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है लेकिन थोड़ा हो रहा होता है। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो एविडेंट होता है, मतलब वाज़ेह होता है। एविडेंट का मतलब क्या होता है? वाज़ेह होना। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिन को वाज़ेह होता है और रिस्पायरेशन के प्रोसेस को छुपा देता है, फिर वो ज़्यादा जो हो रहा होता है। इस तरीके से नाइट टाइम क्या होता है? रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो होता है ना वो फिर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लाइट तो होती ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तब नहीं हो रहा होता, सही है। फिर वो कहते हैं रिस्पायरेशन मस्ट नॉट बी मिस्टेकन फॉर फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेशन अकर ऑल थ्रू द डे, मतलब ऑल टाइम्स पूरे दिन में हो रही होती है, लेकिन दिन टाइम क्या होता है वो जो होती है ना कम हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस ज़्यादा वाज़ेह हो रही होती है, ज़्यादा हो रही होती है। बट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर इन द डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली, कंसिक्वेंटली रिस्पायरेशन बिकम एविडेंट इन नाइट टाइम इन प्लांट्स। वही बात के जब नाइट होती है, ठीक है, तब प्लांट्स में रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो होता है ना वो एविडेंट हो जाता है, वाज़ेह हो जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो होनी ही तब है जब लाइट होगी। अब रात को लाइट तो है नहीं, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो क्या होगी? रिस्पायरेशन जो है ना वाज़ेह हो जाएगी, सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, पहले हमने ये देखा था कि रिस्पायरेशन जो होती है ना रूट्स में किस तरीके से होती है। अब ये है कि रिस्पायरेशन स्टेम में किस तरीके से होगी। स्टेम में क्या होते हैं? लेंटिकल्स होते हैं, तो उन लेंटिकल्स के थ्रू ऑक्सीजन जो है ना एंटर होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं वो इन द एयर इन केस ऑफ स्टेम डिफ्यूज इनटू द स्टोमेटा एंड मूव्स थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल टू रिस्पायर, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड इज आल्सो डिफ्यूज थ्रू द स्टोमेटा। लेंटिकल्स आर नोन टू परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज इन वुडी और हायर प्लांट्स। जो वुडी और हायर प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम में क्या प्रेजेंट होते हैं? लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ओके हो गया।
इस तरीके से स्टेम के अंदर रिस्पायरेशन होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास रिस्पायरेशन इन लीव्स है, वो देख लेते हैं। लीव्स में हम सब जानते हैं कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको नाम देते हैं स्टोमेटा का, ठीक है। अब स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, गैसेस जो होती हैं ना वो इंटर होती हैं और फिर बाहर भी रिलीज़ होती हैं, सही है। अब स्टोमेटा में होता है क्या, स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं, वो हर फिर जो स्टोमेटा होता है उसको रेगुलेट करते हैं, कब स्टोमेटा ओपन होंगे, कब स्टोमेटा क्लोज होंगे। जब ओपन होंगे तो हमारे पास क्या होगा, गैस जो है ना इंटर हो जाएगी, उसके जो कार्बन सॉरी वो है ऑक्सीजन एंटर हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, सही है। गार्ड सेल कंट्रोल कर रहे होते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर विद द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा बिटवीन द इंफीरियर ऑफ लीव्स एंड एटमॉस्फेयर। वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे गार्ड सेल्स होते हैं ना वो फिर कंट्रोल कर रहे होते हैं किस चीज़ को, जो स्टोमेटा होते हैं उनकी ओपनिंग और जो उनकी क्लोजिंग होती है उसको, जिसके ज़रिए क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। पहले हमने देखा कि रिस्पायरेशन होती क्या है, फिर देखा कि जो रिस्पायरेशन है वो किस तरीके से डिफरेंट है सांस लेने के प्रोसेस से, सही हो गया। फिर हमने ये देखा कि जो रिस्पायरेशन होती है वो मतलब उसका प्रोसेस क्या होता है, फिर लीव्स में, स्टेम में, रूट्स में किस तरीके से रिस्पायरेशन होती है वो देख लिया। अब हम देखें कि इसकी रिस्पायरेशन की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं। रिस्पायरेशन के बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन, यानी कि ऐसा प्रोसेस होगा रिस्पायरेशन का जिसके लिए ऑक्सीजन की मौजूदगी जो है ना ज़रूरी होगी। एन का मतलब होता है जहाँ भी वर्ड एन आ जाए उसका मतलब होता है विदाउट, यानी कि वो नहीं होगी। एनएरोबिक मतलब इसका ये बनता है कि ऑक्सीजन के बगैर, विदाउट ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक हो गया। एरोबिक रिस्पायरेशन, दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ऑल यूकैरियोटिक एंटिटीज। अब ये जो रिस्पायरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। Food molecules are completely oxidized into the carbon dioxide, water and energy is released in the presence of oxygen। यहाँ पे क्या होता है, फूड मालिक्यूल जो होता है, फूड मालिक्यूल से मुराद क्या है, ऑक्सीजन वो हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। फिर वो क्या करता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये सारा प्रोसेस करता है। This type of respiration is observed in all the higher organism and necessitates atmospheric oxygen। ये जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन का, ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन वाला प्रोसेस, सही हो गया। जहाँ पे अब हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, ठीक है, जो मतलब इसके मैकेनिज्म के ही अंदर आता है। ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, 2 ATP देखें रिलीज़ हो रहे हैं, फिर क्राइब साइकिल आएगा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आएगा। इस तरीके से कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, कितने ATP बनते हैं, किस तरीके से वो कन्वर्ट होते रहते हैं, ये सारा प्रोसेस जो है ना हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास है एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन तो डिस्कस कर ली हमने। अब है एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होती है ना ये साइटोप्लाज्म जो होता है ना उसमें होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में होती है। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन अकर विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक एंटिटीज सच एज यीस्ट एंड बैक्टीरिया। यहाँ पे यीस्ट और बैक्टीरिया जो होते हैं ना उनमें होती है, वो यूकैरियोटिक में होती है, ये प्रोकैरियोट्स में होती है, ठीक है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का तो आप लोगों को पता ही होगा। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिसमें वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोट्स जिसमें वाज़े न्यूक्लियस होता है हमारे पास, सही है। फिर वो कहते हैं हेयर लेसर एनर्जी इज लिबरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन होगी नहीं और जो फूड की ऑक्सीडेशन होगी वो इनकम्प्लीट होगी। प्रीवियस जो हमारे पास था यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन था उसमें ये देखा था फूड जो है ना उसकी मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन जहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। एथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पायरेशन। इसके नतीजे में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन के नतीजे में वहाँ पे क्या बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती थी, सही है। आज का जो लेक्चर था हमारे पास यहीं तक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।